दीपिका एंड यूनिट नंबर 9 में घिरण संहिता है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, सुन पा रहे हैं। कंटिन्यू प्लीज, यस मैम। कंटिन्यू। हाँ, ओके ओके, ठीक है। यस मैम। अब आप नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा है कि हठयोग जो है वो हठयोग प्रदीपिका जो है वो हठयोग से संबंधित है, और घिरण संहिता भी हठयोग की ही एक ग्रंथ है, उसी का एक टेक्स्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है योग के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इन टेक्स्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन से पहले जरूरी है कि हम ये जान ले कि हठयोग है क्या एक्चुअली। अब हठ शब्द जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि हिंदी में इसका अर्थ होता है कि फोर्सफुली, जबरदस्ती जो हम करते हैं वो है। तो इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि जिस योग को हम फोर्सफुली करें वो हठयोग है। एक्चुअली ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ह जमा ठ। ह का अर्थ होता है पिंगला नाड़ी, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, और आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है, राइट साइड है, वो ह जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब हम ठ शब्द पर आते हैं तो ये ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारी लेफ्ट साइड है। आप जब प्राणायाम करेंगे तो आपको इन नाड़ियों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी और उन्हें हम किस प्रकार यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, वो आपको पता चलेगा। तो हट का शब्द हुआ पिंगला नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आपको पता चला, राइट साइड जो है वो आपकी सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड जो है वो चंद्र नाड़ी है। और उसमें जो प्राण प्रवाहित होता है जब उसमें ऐक्य हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, उसे हठयोग कहा गया है, क्योंकि उसके बाद जो प्राण प्रवाह है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में से प्रवाहित होता है, जो आपकी कुंडलिनी जागरण में हेल्प करता है और हायर प्रैक्टिसेस की तरफ आपको लेके, हायर स्टेज की तरफ लेके जाता है। बात करें अगर हम हठयोग ट्रेडिशन की, हठयोग परंपरा की, तो इसको नाथयोग परंपरा भी बोलते हैं। कनफटा साधु जो आपने देखे होंगे या सुना होगा उनके बारे में, गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में सुना होगा, वो सारे जो योगी हैं वो सब हठयोग परंपरा के योगी हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरक्षनाथ जी, चौरंगी नाथ जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसको पॉपुलैरिटी तो 14th सेंचुरी में मिली है हठयोग को, बट इसको बिल्कुल सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है तभी से माना जाता है। हठयोग की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि सबसे पहले हठयोग का ज्ञान भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, और उसी दौरान मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसको सुना, और फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने अपने शिष्य गोरक्षनाथ जी को हठयोग का ज्ञान दिया। फिर गोरक्षनाथ जी के आगे बहुत सारे नाथ हुए हैं, योगी हुए हैं, जिनको हठयोग का ज्ञान हुआ, और उन्होंने उस ज्ञान को सभी जगह फैलाया। हठयोग जो है, प्लीज जिनके माइक ऑन है उनको म्यूट कर दीजिए। आप सभी योग के स्टूडेंट्स हैं। योग के विषय में आपने लास्ट क्लास में हमने योग सूत्र में जो योग दिया गया है उसको पढ़ा, और योग की आप बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में जानते हैं, जैसे भक्ति योग है, राजयोग है, लय योग है, मंत्र योग है। उसी प्रकार ये जो हठ योग है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है योग की, और आई थिंक यही स्टार्टिंग है। अगर आप राजयोग में जाना चाहते हैं तो इसका जो पर्पस है टू अटेन राजयोग। राजयोग जो है वो डायरेक्ट आपके मन पर कार्य करता है, परंतु जो हठयोग है वो आपके शरीर को पहले साधता है, प्राण को साधता है, फिर आपके माइंड की तरफ जाता है। तो कंट्रोल ओवर बॉडी, माइंड एंड प्राण इसका एक पर्पस है, और टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ प्राणा इन सुषुम्ना नाड़ी। जैसा कि अभी इससे पहले मैंने बताया कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसको हम सूर्य और चंद्रमा नाड़ी भी बोलते हैं, जब उनमें प्राण का प्रवाह बैलेंस हो जाता है तो फिर वो सुषुम्ना नाड़ी में से प्रवाहित होता है। और जब सुषुम्ना नाड़ी में से प्रवाहित होगी तो उससे हमारा अगला पर्पस भी जो है वो हम मीट कर पाएंगे उसको, कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी शक्ति जो है वो कंध स्थान पर रहती है, और जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में से होता है तो वो कुंडलिनी जागरण होता है, और वो हमारे सभी जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं, उनमें से 6 चक्रों का भेदन करते हुए वो ऊपर की तरफ जाती है, जहां पर शिव का स्थान बताया गया है। इसकी बहुत डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस पे केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो आपको पर्पस पता चल गया हठ योग का, टू कंट्रोल ओवर बॉडी, माइंड एंड प्राणा।
हठ योग के टेक्स्ट, हठ योग के ग्रंथ बहुत सारे हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो हैं, हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, गोरख शतकम, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, हठ तत्व कौमुदी। इनमें से भी घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका जो है, वो स्टूडेंट्स को जितने भी कॉलेजेस में योग के कोर्सेज कराए जा रहे हैं उनको बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इन दोनों की जानकारी होना आवश्यक है हठ योग को समझने के लिए। अब हठ योगी प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, आप इतना तो समझ ही गए हैं कि आसन प्राणायाम ये सब इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें शोधन क्रियाएं भी हैं जो कि हमारी क्लिंजिंग, इंटरनल क्लिंजिंग का काम करती हैं। आसन है, मुद्रा बंध है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और नादानुसंधान है। इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम हठ योगिक प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब हम आते हैं आपके हठ प्रदीपिका के ऊपर। हठ प्रदीपिका यूनिट नंबर 8, इसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हठ योगिक टेक्स्ट है, बहुत ही सिस्टमेटिकली लिखा गया है स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा। इसको 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इन्होंने हठ योग के 4 अंग बताए हैं। ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि इन्होंने 4 अंग बताए हैं तो 4 ही हैं, क्योंकि कुछ हठ योगी इसके 7 अंग बताते हैं जिसे हम अगले टेक्स्ट में पढ़ेंगे, कुछ इसके 6 अंग बताते हैं। इस तरह से सबने अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से जिनको जो प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट लगी उन्होंने उनको इंक्लूड करके उस प्रकार उसको प्रेजेंट किया। तो इसमें चतुरंग योग दिया गया है क्योंकि इसमें 4 अंग बताए गए हैं। और अगर हम हठ प्रदीपिका की टाइमिंग की बात करें तो ये अराउंड 14th सेंचुरी 1350 एडी टू 1550 एडी इसका टाइम माना जाता है कि उसी दौरान ये जो है स्वात्माराम जी ने इसको लिखा है। अब ये जो चतुरंग योग है स्वात्माराम जी ने दिया है, उसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है आसन, पोस्चर। सेकंड है कुंभक, जिसको आप प्राणायाम बोलते हैं, उसको स्वात्माराम जी ने कुंभक नाम दिया है। फिर है मुद्रा, जेस्चर्स होते हैं जिसमें हमारी हैंड मुद्रास भी होती हैं और बॉडी मुद्रास भी होती हैं। और लास्ट है नादानुसंधान, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इनर साउंड। इनर साउंड के बारे में आपने सुना होगा, अनाहत नाद, जो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है, परंतु उसको सुनने के लिए आपका बैलेंस्ड होना और आपका फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत बाद की स्टेज है। जब आप आसन, प्राणायाम, मुद्रा में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको नादानुसंधान में उसको उसको सुनने में ना, उस नाद को, उस इनर साउंड को सुनने में हेल्प मिलती है। तो हठ प्रदीपिका में इसी तरह से हर चैप्टर में उन्होंने अलग अलग कंटेंट्स दिए हैं। नादानुसंधान अंत में दिया है। फर्स्ट डिस्कोर्स जो है फर्स्ट चैप्टर, उसमें स्वात्माराम जी ने पर्पस ऑफ हठ योग बताया है। अब हठ योग का क्या पर्पस है? पर्पस यही है कि राजयोग तक पहुंचना, क्योंकि सभी के लिए डायरेक्टली राजयोग तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अपने शरीर को साधना पड़ेगा, अपने मन को साधना पड़ेगा, उसी के द्वारा जो है हम हठ योग तक पहुंच सकते हैं। उन लोगों के लिए भी हठ योग बताया है जो कि दूसरे मार्ग के द्वारा योग का अल्टीमेट एम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो कहीं पे उनको कुछ डिस्टरबेंस हो रही है या वो अपने एम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हठ योग उनके लिए भी है। इसी फर्स्ट चैप्टर में ही स्वात्माराम जी ने जो हठ योगी हुए हैं उनको प्रणाम किया है। सबसे पहले आदि योगी शिव को प्रणाम किया है, उसके बाद बहुत सारे नाथ योगी हैं 33+, उनको प्रणाम किया है। फिर हठ योग का पर्पस बताया है। फिर उसके पश्चात ऑब्स्टेकल्स बताए हैं कि जो भी बाधक तत्व होते हैं योग के मार्ग में। अब लास्ट लेक्चर में जैसा कि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया था, मैंने डिस्कस किया था, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वो उन्होंने बताए थे। और यहाँ पर हठ योग में स्वात्माराम जी ने भी कुछ बाधक तत्व बताए हैं, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर एक्सर्शन, टॉकिंग टू मच, सिवियर ऑस्टेरिटी, पब्लिक कॉन्टैक्ट एंड फिकलनेस ऑफ माइंड। तो ये जो है ये सब के सब बाधक तत्व है। जो भी साधक है हठ योग का, उसे इन सब से बचना चाहिए। कि ना तो उसे बहुत अधिक खाना चाहिए, ना तो उसे बहुत कम खाना चाहिए। अपने शरीर को इतना भी ज्यादा उससे काम नहीं करना चाहिए कि फिर वो आगे नेक्स्ट काम करने के लिए वो थक जाए। मतलब थकान जब हो तो उस योगी को रेस्ट भी करने के लिए स्वात्माराम जी बोलते हैं। बहुत अधिक बोलने से मना किया है, क्योंकि बोलने में हमारी बहुत अधिक एनर्जी जाती है, और जितना हम बोलेंगे, जितनी हम बात करेंगे, उतना ही हमारा माइंड एंगेज होगा दूसरी चीजों में,
और हमारा जो एम है वो हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पब्लिक कांटेक्ट के लिए भी मना किया है। अभी कोविड का जो समय चल रहा है इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, लेकिन योगियों के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है। पब्लिक से थोड़ा दूर ही रहने को बताया गया है। और फिकलनेस ऑफ माइंड, चंचलता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ये सब जब होंगे तो वो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे और वो अपने जो हठयोग का एम है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अब स्वात्माराम जी ने केवल बाधक तत्व ही नहीं बताए हैं, कुछ साधक तत्व भी बताए हैं कि जो एक हठयोगी को हेल्प करेगा योग साधना में आगे बढ़ने के लिए। एंथुजियाज्म, करेज, परसिवरेंस, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन एंड अबंडनिंग पब्लिक कॉन्टैक्ट। उत्साह, साहस, धैर्य, विवेक, दृढ़ संकल्प और जनसंग परित्याग। अगेन वही है कि पब्लिक से आपको दूर रहना है, आपके अंदर साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तभी आप अपने एम तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप योग साधना की तरफ आपका मन ही नहीं बनेगा और उसके लिए जो अभ्यास जरूरी है आप वो भी नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट साधक तत्व बताए हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स बताए हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में ही स्वात्माराम जी ने आसन का वर्णन किया है। कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। आसन इज दैट विच गिव्स स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड सप्लनेस टू द बॉडी। ये हमें स्थिरता, स्वास्थ्य और लाघवम यानी कि हल्कापन देता है बॉडी को। आस प्लीज आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने महर्षि पतंजलि जी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी आसन की। स्थिर सुखम आसनम, उसमें स्टेबिलिटी और सुख की बात की गई थी। यहाँ पर स्थिरता, स्वास्थ्य और लघुता की बात की गई है। जितने भी हठयोगी हुए हैं उन सबका कहना है कि आदि योगी शिव ने 84 लाख आसन बताए हैं। 84 लाख आसन, जैसा कि आपने सुना भी होगा, 84 लाख योनियां होती हैं, उतने ही हमारे जन्म होते हैं। हर एक को प्रेजेंट करते हुए एक एक आसन आदि योगी शिव ने बताया है। लेकिन उतने आसन एक एक इंसान के लिए उनको याद करना कर पाना और उसे करना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसके बाद उसको 84 आसन माने जाते हैं मुख्य, और उनमें से भी स्वात्माराम जी ने 15 आसन को सिलेक्ट किया है। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, इस तरह से 15 आसन है। इनकी सबकी टेक्निक दी है उन्होंने, उसके बेनिफिट्स दिए हैं, प्रिकॉशंस दिए हैं हठयोग प्रदीपिका में। और ये सभी आसन जो है वो शरीर पर कार्य करते हैं, बॉडी को स्टेबल बनाने में, स्वास्थ्य प्रदान करने में। हठ प्रदीपिका के ही चैप्टर नंबर 2 की बात करें हम, तो उसमें स्वात्माराम जी ने प्राण की इंपॉर्टेंस बताई है, प्राण की और प्राणायाम की। प्राण की जब वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। अर्थात जैसे जैसे वायु चलती है वैसे वैसे हमारा मन चलता है, जैसे जैसे हमारी जो श्वास प्रश्वास होती है उसी के अनुसार हमारा मन भी चलता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जब बहुत ही आप शांति महसूस करते हैं, सुख से होते हैं, तो बहुत ही अच्छी डीप ब्रीदिंग होती है, आपकी डीप श्वास प्रश्वास होती है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मन और प्राण जो है वो कितना डीपली कनेक्टेड है। आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसी प्रकार आपके प्राण भी चलते हैं, और वैसा ही इफेक्ट आपको प्राणों के थ्रू देख सकते हैं आप। तो अब मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं कि मन सबसे चंचल है। तो इसलिए हठयोग में ऐसा कहा गया है कि क्यों ना हम प्राणों को ही कंट्रोल कर लें। जब हम प्राण को कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे मन भी कंट्रोल में आ जाएगा। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप गुस्से में होते हैं आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, अगर आपको कहा जाए कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है। तो इसी तरह से स्वात्माराम जी ने सेकंड चैप्टर में प्राण की इंपॉर्टेंस बताई है, प्राणायाम की इंपॉर्टेंस बताई है। इसमें उन्होंने नाड़ी शुद्धि के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम दिया है, प्राणायाम किस समय करना चाहिए वो भी बताया है। और शोधन क्रिया, देखिए इन्होंने अपने 4 चैप्टर्स में शोधन क्रिया का हेडिंग नहीं दिया है, लेकिन इन बिटवीन
सेकंड चैप्टर में प्राणायाम की टेक्निक बताने से पहले उन्होंने शोधन क्रिया की आवश्यकता क्या है और उसकी टेक्निक्स बताई हैं। क्योंकि स्वात्माराम जी बोलते हैं कि जिनके शरीर में वात पित्त कफ जो त्रिदोष है वो इम्बैलेंस्ड है, एक्सेस में है, केवल उन्हीं को ही ये क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस जो शोधन क्रियाएं होती हैं वो करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आपके वात पित्त कफ बढ़े ही हुए नहीं हुए हैं, बैलेंस्ड है ऑलरेडी, फिर आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आसन के बाद प्राणायाम कर सकते हैं। तो इसलिए शोधन क्रियाएं उन्होंने इन बिटवीन सेकंड चैप्टर में प्राणायाम से पहले दी हैं। फिर उसमें उन्होंने टाइप्स ऑफ कुंभक बताए हैं। कुंभक अर्थात प्राणायाम, मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने प्राणायाम के लिए कुंभक शब्द यूज किया है। और फिर बाद में हठ सिद्धि लक्षण की सिद्धि होने पर उसका क्या लक्षण होता है। तो इन्होंने जो षटकर्म बताए हैं इसी चैप्टर में, वो है नेति, धोती, बस्ती, तराटक, कपालभाति। ये 6 क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंटरनल क्लिनजिंग के लिए है। जो धोती है वो अपर एलिमेंट्री कैनाल की क्लिनजिंग के लिए है। नेति जो है वो नेजल क्लिनजिंग के लिए है। बस्ती जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग के लिए है, जिसको आप इन जनरल एनीमा के नाम से भी जानते हैं। त्राटक जो है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए और आंखों की तेजस्विता को बढ़ाने के लिए है। नौली जो है वो एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और कपालभाति जो है वो कपाल की शुद्धि के लिए, क्रेनियम की शुद्धि के लिए है। बट उसके साथ एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम इसमें एब्डोमेन की मूवमेंट भी करते हैं, तो वहां का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी चला जाता है। तो इस प्रकार से हठ प्रदीपिका में ये 6 क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। सेम क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस जो है वो घेरण संहिता में भी बताई गई है। महर्षि घेरण जी ने भी यही 6 क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस बताई हैं, लेकिन उसमें उनके सब पार्ट्स बता दिए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्राणायाम से पहले क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस किनको करनी है? जिनमें वात पित्त कफ की अधिकता हो, जिनमें वो बैलेंस ना हो। क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं होंगे, आपका कफ बढ़ा हुआ है, तो आप प्राणायाम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अब टाइमिंग ऑफ प्राणायाम की बात करें तो स्वात्माराम जी बोलते हैं कि साधक को, हठ योग के साधक को दिन में 4 बार प्राणायाम करना चाहिए। इन द मॉर्निंग, इन द नून, इवनिंग एंड मिडनाइट। तो ये 4 समय है जिसमें वो प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आप, हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट में कि ये 4 बार करना है, तो आप स्वयं से ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते 4 बार, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे नियम होते हैं। एक अच्छे योग गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर एक भी प्रैक्टिस अगर आप गलत करेंगे तो उसके बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो उसको एक गुरु की ही देख रेख में करना आवश्यक होता है। उसके बाद जब आप समझ जाएं तो फिर वो आप अलग से कर सकते हैं। इसीलिए आपके जो सर्टिफिकेट कोर्स में 12 डेज रखे गए हैं कॉन्टेक्ट सेशन प्रैक्टिकल क्लास के लिए, वो कंपलसरी है और आपकी 100% अटेंडेंस उसमें जरूरी है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम की। तो स्वात्माराम जी ने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। हर एक आप जब प्राणायाम करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें आप इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो पूरक बोलते हैं जब आप इनहेल करते हैं, कुंभक बोलते हैं जब आप होल्ड करते हैं, और रेचक बोलते हैं जब आप एक्सहेल करते हैं। पूरक इज कंट्रोल्ड इनहेलेशन, कुंभक इज कंट्रोल्ड रिटेंशन एंड रेचक इज कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन। और रेशियो की बात करें, पूरक, कुंभक, रेचक, इसकी रेशियो होती है 1:4:2। यानी कि अगर आप एक बार में पूरक कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो 4 सेकंड आपको उसको रोकना है और 2 सेकंड में रेचक करना है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए 1:1:1 की रेशियो रहती है, फिर उसको बढ़ा के 1:2:1 की रेशियो हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस करते हैं और फिर अल्टीमेटली 1:4:2 की रेशियो पर आते हैं। तो जब भी आप प्राणायाम करें तो पहली बार में ही ये रेशियो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप
अपने आप को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे। इसलिए अपने जो भी है योगा टीचर या योग एक्सपर्ट से बात करके उनके सामने आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। स्वात्माराम जी ने 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, या आप बोलिए कि 8 प्रकार के कुंभक बताए हैं। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड प्लावनी। इन सभी की टेक्निक्स आपको नहीं करनी है, केवल नाम आपको याद रखने हैं। और इनमें से कुछ प्रैक्टिस जो है आपके प्रैक्टिकल कोर्स में इंक्लूडेड है, जो कि आप अपने प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। थर्ड चैप्टर जो कि मुद्रा विधान है, इसमें मुद्रा के विषय में स्वात्माराम जी ने बताया है। मुद्रा की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके इंपॉर्टेंस को बताते हुए बोलते हैं कि मुद्रा का जो अभ्यास है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें पूरी सजगता के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। स्वात्माराम जी ने 10 प्रकार की मुद्राएं बताई हैं। इस 10 में ही 4 बंध भी इंक्लूडेड है, जिनको लॉक बोलते हैं। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको उसमें उन बंधों का प्रयोग करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने प्राणों को बॉडी के किसी पार्ट में लॉक करते हैं। मुद्रा क्या करती है, आपके बॉडी में प्राण के प्रवाह को डायरेक्शन देती है किसी पर्टिकुलर जगह पे। और बंध क्या करते हैं, उसको वहां पर रोकते हैं। जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं, प्राण साधना करते हैं, तब इनका प्रयोग होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो 10 मुद्रा बताई हैं, इंक्लूडिंग बंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली एंड शक्ति चालन मुद्रा है। इसमें से कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो कि आप नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही हायर प्रैक्टिसेस है। लेकिन जो योग साधक हैं उनको सिंपल मुद्राएं जो है वो करवाई जाती हैं, सिंपल जो स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ चैप्टर में स्वात्माराम जी ने समाधि की इंपॉर्टेंस बताई है। समाधि के और भी पर्यायवाची जो होते हैं सिनोनिम्स, वो बताए हैं, जैसे उन्मनी, इस तरह से नादानुसंधान, लय समाधि। तो उसमें उन्होंने समाधि के विषय में काफी अच्छे से बताया है। और कुंडलिनी जागरण की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, जो भी विधियां हैं कुंडलिनी जागरण की, वो भी 4th चैप्टर में बताई है। लय के विषय में बताया है, डिसोल्यूशन ऑफ माइंड। नादानुसंधान बताया है, जो कि आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इनर साउंड। अब ये 4th चैप्टर में लास्ट प्रैक्टिस है, और इसके 4 सब टाइप्स बताए गए हैं, 4 स्टेजेस बताई गई हैं। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था एंड निष्पत्ति अवस्था। जब नादानुसंधान का अभ्यास आप करते हैं तो हर स्टेज में अलग अलग प्रकार की साउंड सुनाई देती है। तो जब आप हट प्रदीपिका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आरंभावस्था में बहुत सारी ध्वनियां बताई गई हैं, फिर घटावस्था में, परिचय अवस्था में, निष्पत्ति अवस्था में। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली जो उनका एम है नादानुसार, वो उनको प्राप्त होता है, और यहीं से उनकी समाधि हो जाती है, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो अल्टीमेट एम के लिए स्वात्माराम जी ने या बाकी के सभी हठ योगियों ने शरीर को साधा है पहले, फिर प्राण को साधा है, फिर मन को साधा है। डायरेक्ट मन के ऊपर उन्होंने मन के थ्रू अभ्यास नहीं शुरू किए हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही जो है आपकी हायर प्रैक्टिसेस करने में हेल्प कर सकता है। अब हम बात करते हैं घेरंड संहिता की। घेरंड संहिता जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट हठ योगिक टेक्स्ट है। घेरंड ऋषि जी के द्वारा लिखा गया है ये। और घेरंड ऋषि, ये एक्चुअली ये आपस में वार्तालाप है घेरंड ऋषि की और एक राजा है चंद्र कपाली जी, चंड कपाली। तो उनके बीच में उनकी जो भी क्यूरोसिटी थी चंद कपाली जी के, उनके क्वेश्चन के रूप में उन्होंने ये हठ योग का जो हमें ग्रंथ दिया है, घेरंड संहिता। इसकी टाइमिंग मानी जाती है 17th सेंचुरी अराउंड। ये हठ प्रदीपिका के बाद का ग्रंथ है, इसलिए जो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये भी एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है। इसमें 7 चैप्टर है। अब जैसा कि आपने देखा कि हठ प्रदीपिका में हमने चतुरंग योग की बात की, चतुरंग योग के 4 अंग हैं। अब जब हम घेरंड संहिता की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 अंग की बात की गई है, सप्तांग योग।
और एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने हठयोग नहीं, शब्द नहीं है, उसकी जगह इन्होंने घटस्थ योग यूज किया है। घट मतलब शरीर, तो उन्होंने ये जो घटस्थ योग शब्द यूज किया है ये हठयोग की जगह यूज किया है कि शरीर को साधने वाला योग। और एक कच्चे घड़े को यदि आप पानी में डालते हैं नदी में, तो वो उसी प्रकार घेरंड ऋषि का कहना है कि यदि आपका शरीर कच्चा है, अर्थात परफेक्टली हेल्दी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप हायर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उस शरीर का जो काम करता है, उसको स्ट्रांग बनाने का काम करता है, वो हमारा हठ योग की प्रैक्टिसेस है। तो इसीलिए इसको घटस्थ योग कहा है। अब घटस्थ योग में या सप्तांग योग में 7 अंग है। कौन कौन से हैं? षटकर्म सबसे पहला अंग ही इन्होंने हमारी प्यूरिफिकेटरी प्रैक्टिसेस हैं, शोधन क्रियाएं हैं, वो दिया है। सेकंड है आसन पोस्चर, थर्ड है मुद्रा, फोर्थ है प्रत्याहार, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान और में। तो देखिए इन्होंने 4 अंग नहीं, इन्होंने 7 अंग दिए हैं। ये डिफरेंस है और घेरंड संहिता में। जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि घेरंड ऋषि जी ने कर्म, ज्ञान और माया की बात की है। उन्होंने कर्म और ज्ञान की इंपॉर्टेंस पर और माया से दूर रहने को कहा है योगी को। फिर इसमें इन्होंने शोधन क्रियाएं दी हैं इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। शोधन क्रियाएं जो आपकी क्लिंजिंग प्रैक्टिसेस हैं, 6 प्रैक्टिसेस अभी हमने हठ प्रदीप, सेम 6 प्रैक्टिसेस यहाँ पर भी है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर उन्होंने सब टाइप्स भी दिए हैं। जैसे धोती के यहाँ पर 13 प्रकार दिए हैं, बस्ती के 2 प्रकार हैं, कपालभाति के 3 प्रकार हैं, बाकी सब एक एक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 21 क्लिंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। और बाकी इनकी टेक्निक वही है जो सेम मैंने आपको हठ प्रदीपिका में बताई, उनके बेनिफिट्स। सेकेंड चैप्टर क्योंकि आसन का है और यहाँ पर सेम वही बात घेरंड ऋषि जी ने कहा है कि 84 लाख आसन भगवान शिव ने बताए, सभी उसको नहीं सीख सकते, तो फिर उसको हम 84 आसन मान लेते हैं। और फिर उसमें से भी महर्षि घेरंड ने 32 आसन को इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने अपनी घेरंड संहिता में 32 आसन बताए हैं, उसकी टेक्निक बताई है, उसके बेनिफिट्स बताए हैं। हठ प्रदीपिका में आपको याद रखना है कि 15 आसन है और घेरंड संहिता में 32 आसन है। जैसे सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, इस तरह से 32 आसन दिए हैं। और इन आसनों में इन्होंने भी और स्वात्मा राम जी ने भी सिद्धासन को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। आसनेन दृढ़ता, घेरंड संहिता में कहा गया है कि आसन से स्ट्रेंथ मिलती है। चैप्टर नंबर 3 थर्ड डिस्कोर्स जो है उसमें महर्षि घेरंड जी ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है। स्वात्माराम जी ने 10 मुद्राएं बताई हैं और घेरंड ऋषि ने 25 मुद्राएं बताई हैं। अब उस 10 मुद्राओं में भी 4 बंध थे, मैंने आपको बताया। इन 25 मुद्राओं में भी 4 बंध हैं, उसके अतिरिक्त 16 मुद्राएं हैं और 5 धारणा है। तो इन सबको इकट्ठा करके 25 मुद्रा, इस पूरे चैप्टर को उन्होंने मुद्रा नाम दिया है। इन सभी प्रैक्टिसेस को, चाहे वो धारणा है, बंध है, मुद्रा है, उन सभी को उन्होंने मुद्रा नाम दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने प्रत्याहार का वर्णन किया है। प्रत्याहार आप जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, सेंसेस को अपना कंट्रोल करना, उनका जो भी ऑब्जेक्ट है इंटरेस्ट का उससे दूर लेकर जाना। तो घेरंड ऋषि जी ने भी इसका इम्पोर्टेंस बताया है कि प्रत्याहार जो है वो हठ योगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि हम अपनी सेंसेस की जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनके पीछे हम भागते रहेंगे, जो भी उनको अच्छा लगता है, तो हम जो है अपनी साधना के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे और अपने एम को प्राप्त, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्याहार का जो उन्होंने वर्णन किया है वो 4th चैप्टर में किया है। 5th चैप्टर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर इसको प्राणायाम नाम दिया गया है इस चैप्टर को। यहाँ पे प्राणायाम के साथ साथ क्या बताया है, प्रॉपर प्लेस, कि योग साधना करने के लिए हमें कैसा स्थान चाहिए। तो यही है कि जहाँ पे
सब लोग बहुत अधिक रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, राज्य से थोड़ा दूर होना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, ये सब डिटेल में उन्होंने ये बताया है। आपको ये डिटेल में अभी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। इसी में उन्होंने यौगिक डाइट का कंसेप्ट बताया है, मिताहार बताया है, पथ्य अपथ्याहार बताया है। पथ्याहार मतलब जो कि खाने योग्य है, अपथ्य जो नहीं खाना चाहिए। हठ योग में बहुत सारी चीजें जो है खाने की वो वर्जित है, और कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि खाने के लिए कहा गया है। मिताहार का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बोलते हैं कि हमें अपने आहार को पहले शिव को या फिर जो भी सुप्रीम एनर्जी है उसको उनके सामने रखकर उसके बाद हमें आधा पेट भोजन से भरना चाहिए, 1/4 वाटर से, और 1/4 जो है उसे हवा के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। वो हमारा मिताहार है। यदि योगी इस मिताहार के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम या दूसरी इससे भी रिलेटेड जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो भी नहीं होती हैं, क्योंकि डाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको स्वस्थ रखने में। तो इसलिए घेरन ऋषि जी ने आहार का कंसेप्ट भी दिया है, मिताहार का। और इसमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं इसी चैप्टर में। अब वो प्राणायाम कौन कौन से हैं? सहित, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। तो ऑलमोस्ट 6 प्राणायाम हट प्रदीपिका जैसे ही हैं, यहाँ पे 2 केवल अलग हैं। तो ये 8 प्राणायाम जो है ये महर्षि घेरन जी ने डिटेल में बताए हैं, इनकी टेक्निक बताई है, इनके बेनिफिट्स बताए हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बताई है। जो 6th चैप्टर है उसमें उन्होंने ध्यान का वर्णन किया है। ध्यान किस लिए? इनर परसेप्शन के लिए, आपके आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। उसमें ध्यान की इम्पोर्टेंस बताई गई है। और महर्षि घेरन जी ने ध्यान के 3 प्रकार भी बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है वो? स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान जो है वो ग्रॉस जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर किया जाता है। ज्योति ध्यान जो है वो लाइट पर, प्रकाश पर किया जाता है। सूक्ष्म ध्यान जो होता है वो सटल जो एनर्जी है उस पर किया जाता है। तो इसलिए जो पहले 2 ध्यान है, स्थूल और ज्योति, उनको हम सगुण ध्यान बोलते हैं, जबकि जो अंतिम लास्ट वाला ध्यान है उसको हम निर्गुण ध्यान बोलते हैं। ये ध्यान जो है वो इनर परसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने 6 चैप्टर में बताया है। जब हम लास्ट चैप्टर की बात करते हैं घेरन संहिता के, तो उसमें उन्होंने समाधि की बात की है और 6 प्रकार की समाधि भी बताई है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि, भक्ति योग, मनोमूर्छा। इन सभी समाधियों को कैसे प्राप्त किया जाता है इसका वर्णन भी घेरन संहिता में मिलता है, और साथ ही साथ सभी का क्या महत्व है, इनका क्या फल होता है, उस समाधि का वो इम्पोर्टेंस भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट हठ योगिक टेक्स्ट हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस जो है वो हठ हठ साधना के लिए बताई हैं, हठ योग साधना के लिए। इनमें से कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि शायद गृहस्थ जो है वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो हिमालय के जो योगी हैं वही कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिसेस जो है आप अभी भी कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिसेस में आपके आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध ये इंक्लूडेड है। अभी का जो समय चल रहा है, आप जानते हैं हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो उस समय अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जैसे कि कल आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा डॉक्टर विप्लव की क्लास में, तो वहां पे उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार आपका जो रेस्पिरेटरी पाइप है आगे वो सब डिवाइडेड होता रहता है, लास्ट में एल्वियोलाई तक जाता है। तो आपको ये मैं बता दूं कि जो हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, सुपरफिशियल ब्रीदिंग करते हैं, उसमें केवल हम लंग्स के अपर पार्ट का ही यूज करते हैं, पूरी कैपेसिटी हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लंग्स की पूरी कैपेसिटी यूज हो, आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अच्छा हो, तो आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है। प्राणायाम करना चाहिए, उससे आपका मन जो है वो भी शांत रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको खुद ब खुद इसके बेनिफिट्स दिखेंगे जब आप इसका अभ्यास करेंगे। तो फिलहाल तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि आपको योग प्रैक्टिस करनी है, तो मैं भी आपको यही बोलूंगी कि आप तो योग के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज ये करिए प्रैक्टिस, प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम जो है आपको टेक्स्ट में जो बताए गए हैं, हमने सभी प्राणायाम नहीं करने हैं, आपके सिलेबस में जो सिंपल प्राणायाम दिए गए केवल वही करिए। और
इसी के साथ हमारा ये जो भी दोनों टेक्स्ट के ऊपर लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम ये प्राणायाम वाला ये कौन वाला दिया होगा जो हमारा आया है? सॉरी, समझ आप क्लियर, आपके बहुत शोर आ रहा है। अब ठीक है। अरे ये प्राणायाम का जो प्रैक्टिस दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है? आप BDHCL में? बी नहीं 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 नहीं, देखिए BYGL जो है, BYGL 01 उसमें दिया है, 001। 001 में। अच्छा, तो वहाँ जाना पड़ेगा सेंटर में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपका सेंटर में जाना पड़ेगा? हाँ जी, उसके लिए 12 कॉन्टेक्ट सेशंस होते हैं 6-6 दिन के। तो वो अभी, क्योंकि अभी हफ्ता जो है लॉकडाउन थोड़ा चल रहा है, तो इस कारण अभी हमने अरेंज नहीं किया। जब करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जो यूनिक मेडिटेशन है वो वैसी में? हेलो। के में? हाँ जी, नहीं, इसमें सभी प्रकार के आसन हैं, सभी प्रकार की क्रियाएं हैं। जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन आपका है प्रैक्टिस वाला, वो BYGL 001 में है। हेलो हेलो। हेलो मैम, मेरा जनरल क्वेश्चन है रिगार्डिंग योगा ओनली। हमारा हठ योगा और अष्टांग योगा में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल अगर हमें योगा करना है तो हम कौन सा, मतलब इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? बिकॉज वी नॉर्मली हियर की हठ योगा करना है या अष्टांग योगा करना है, तो ये दोनों पैटर्न कैसे डिफरेंट है? और हम एज अ बिगनर कौन सा योगा या कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करें? देखिए, जब अष्टांग योग मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने उसके 8 अंग बताए थे: यम, नियम, हाँ जी, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ जी, तो अ, उसमें जब आसन मैंने बताया तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि महर्षि पतंजलि जी ने कोई भी आसन नहीं बताया है। उन्होंने केवल ये बोला है कि जिसमें आपको स्थिरता और सुख प्राप्त हो वही आसन है। राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी सीमा जी, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग दिया है वो दिया तो बिगिनर्स के लिए ही है, क्योंकि उसमें आपको यम और नियम से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, आसन करने हैं। लेकिन जो हठ योग है, हठ योग भी बिगिनर्स के लिए होता है, क्योंकि आप बॉडी के थ्रू मन की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं योग, तो आपको ये बॉडी लेवल की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो करनी आवश्यक है। बाकी यम और नियम को भी आपको साथ साथ फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका अष्टांग योग और हठ योग दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर हम ये कहें कि केवल एक प्रैक्टिस करके हम अल्टीमेट एम तक जा सकते हैं, तो ये सही नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ भाग हठ योग का करते हैं, कुछ अष्टांग योग का करते हैं, कुछ भक्ति योग का भी करते हैं, कुछ मंत्र योग का भी करते हैं। तो सभी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको वो सभी के सभी इंक्लूड करने होंगे। बाकी आपके पर्पस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मैम प्रीवियस वीडियोस कहाँ से देख सकते हैं हम? ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो हम सभी स्टूडेंट्स को भेज देंगे, आपको मिल जाएगी। प्रीवियस वाला ये करुणा जी, ये प्रीवियस सारे वीडियोस जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये जो सेशंस हैं, ये हमारी व्यास की साइट पे डाले जाएंगे। आपके पास उस साइट का लिंक है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो रिसोर्सेज डॉक्टर बिप्लब ने डाले हैं, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर पाएंगे। मैम प्लीज रिपीट द नेम ऑफ वेबसाइट। The Vyas website, I have given you the link for the website earlier also, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सभी कुछ उसी वेबसाइट पे है, जो आपके कोर्स का वेबसाइट है। आपके पास लिंक है उसका, या आपको दोबारा वापस चाहिए? मैम अगर वापस दे सकते हैं तो दे दीजिए।
नहीं हाँ तो मैं सर्च अभी करना सभी पड़ेगा। पे शेयर कर एक्चुअली लास्ट लेक्चर का लिंक मैंने भेजा था सभी स्टूडेंट्स को, अगर नहीं मिला है तो आप वेबसाइट से ले लीजिए। ये मैं सारा मटेरियल मैं आप सभी के साथ दोबारा वेबसाइट का लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहां से ले लीजिए, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैं अभी शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में। या मैम मेरा क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास अभी मैम बता रही थी कि कल हो गई है, बट मेरे पास जो मेल आया था उसमें आ रहा था कि 15 को होगी, तो मुझे कंफ्यूजन है कि क्लास 15 के अलावा भी पहले हो गई थी। कल हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम की क्लास कल हुई है, बट अगर आपने अटेंड नहीं की है तो कोई बात नहीं, आपको हम वो लिंक भेज देंगे। मैम हाँ पर के भी नहीं आई है। और जैसा कि अभी सुजाता जी ने बताया, वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। ओके मैम। हेलो मैम एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं क्या अभी से ही? हाँ एग्जामिनेशन फॉर्म्स तो भरे जा रहे हैं आई थिंक। एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में डॉक्टर बिप्लब ने कहा था कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बताएंगे। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम इसके बाद भी कोई क्लास होगी आपकी? हाँ होगी मेरी क्लास, जब होगी तो आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैम जो सेकंड चैप्टर है आचार विहार और वो क्या स्ट्रेस वगैरह वाला, उसके ऊपर भी कोई लेक्चर होगा आपका? हाँ कोर्स 2 की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ ये जी, हाँ कोर्स जी, 1 हम सिलेक्ट करेंगे टॉपिक्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जिन टॉपिक्स पर क्लास चाहिए वो आप हमें ईमेल कर दें, मेल कर दें एक्चुअली CPY पर। मैं तो पेपर दे चुकी हूँ वैसे, मैंने अच्छा, दिसंबर में क्लियर कर लिया रिटन पेपर। ये घेरन संहिता जो आपने आज करवाई है इसका बहुत डिटेल क्वेश्चन आया था ओके। इसमें, तो मैंने लिखा, मगर मैं सिर्फ मैं आगे भी किसी को देती हूँ, मैं उसमें मैं आपको सुनती हूँ अच्छे से, मतलब नहीं अच्छा है, ये अच्छी बात है। हाँ मतलब मैं ये नहीं है कि मैंने पेपर देना तो कर रही हूँ, मेरी तो सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस कुछ रहती हैं, उसके कारण मेरा सर्टिफिकेट कोर्स रुका हुआ है, तो मैं इसलिए इसको जितना सुनो जितना पढ़ो उतना ज्यादा इसकी नॉलेज गेन होती है। और आज आपसे सुन के मुझे वो पूरा अपना क्वेश्चन पेपर याद आ गया। एकदम से सारा जो किया था, जो भूले भी थे वो भी याद आ गया जिसमें, चलो अच्छी बात है, याद आ गया। ठीक है। तो सर मैम ये सिर्फ है, और दूसरी बात है पतंजलि ने योग को निर्धारित किया है, उन्होंने एक वे बताया है, मगर योग के आसन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहना स्थिर होके बैठो उतना ही बहुत है, बस बैठना ही। एक्चुअली देखो उनका जो मेन था ना, उन्होंने वो डायरेक्ट उन्होंने मन की बात की है ना, वो मन के थ्रू अल्टीमेट एम पे पहुंचने की बात कर रहे, तो इसलिए उन्होंने हाँ यम और नियम से पहले अपने को पूरा एक अनुशासित वे में करो, फिर आसन में बैठो, फिर प्राणायाम करो, फिर अपने सेंसेस को विड्रॉल करो, और उसके बाद ध्यान में जाते हुए समाधि में पहुंचो, मतलब एक पूरी सीरीज बताई उन्होंने उस चीज की, इसीलिए वो इतना फेमस है क्योंकि उन्होंने हर पार्ट बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने उनको मनोविज्ञान को भी समझने के लिए पतंजलि को पढ़ा जाता है। मैंने मैम वो इंडिया के बहुत ही हम उनको बोल सकते हैं कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे वो। हाँ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो पढ़ा जो मतलब शिव से लेके चला उसको एक अच्छे से पिरोया, और उसके बाद व्यास जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाँ ये मैंने लास्ट लेक्चर दिया है, अगर आप उसको लिंक मिलेगा उसमें है, सब एक्सप्लेन किया मैंने आपका लेक्चर सुनने के बाद मैंने विप्लव सर को फोन किया और मैंने कहा उन्होंने बहुत इजीली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, मगर मैंने भी किसी को लेक्चर दिए है ना, उसके लिए खुद को बहुत पढ़ना पड़ता है मैं। हाँ, ये तो सही है। इसलिए मैंने उसको बहुत इजीली वे में छोटा सा कोई था लेक्चर देना, इसलिए मुझे पता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है, और उसके ऊपर भी आप कहोगे तो हमें पता लगना चाहिए। हाँ, अगर इस बार आपके पास नोटिफिकेशन पूछिए तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर की पहुंच जाएगी। हाँ ठीक है जी। मैम मेरे पास प्रिंटेड मटेरियल नहीं आया अभी तक।
आपने प्रिंटेड मटेरियल के लिए मतलब वहाँ पे फॉर्म में भरा था? क्योंकि कुछ लोगों ने केवल वो सॉफ्ट कॉपी के लिए ही मैम ये तो सॉफ्ट मुझे कॉपी क्लियर मांगी। नहीं है, मैं देख लेती हूँ, लेकिन आया नहीं है मेरे पास। आया नहीं है तो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पहुंच गया, अगर आपके पास नहीं आया तो हो सकता है आपने फॉर्म में नहीं उसके मैम, लिए। मेरे पास भी नहीं आया है प्रिंटेड अच्छा, मटेरियल, और ओके, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा था कि आपको प्रिंटेड मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। जब हाँ, मैंने मुझे भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला। ओके। तो इसके लिए डॉक्टर अनुभा आप इनको बताएंगे प्रिंटेड मटेरियल के लिए इनको कहाँ पे कॉल करना चाहिए? नहीं देखिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी मेरे को लगता है कि मिलना संभव नहीं है। ठीक है। काफी कुछ लोगों को जो है प्रिंटेड मटेरियल मिल गया था, डिलीवर हो गया था, लेकिन बीच में ही लॉकडाउन शुरू हो गया, इसलिए सबको मिल नहीं पाया। तो आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी खुलने का या ये जो पोस्टल सर्विसेज के दोबारा से चालू होने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैम वैसे भी मैं तो सॉफ्ट कॉपी से इस बार एग्जाम मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगी, नेक्स्ट सेशन में दूंगी। हाँ। तो असाइनमेंट भी फिर मैं नेक्स्ट सेशन में ही सबमिट कर दूंगी। नहीं, देखिए हर सेशन के लिए अलग असाइनमेंट होगी। अगर आप नेक्स्ट सेशन में देंगी तो आपको फिर फ्रेश असाइनमेंट मिलेगी, वो आपको लिखनी होगी। अगर इसमें नहीं देना तो हाँ, वो तो ओके, ये वाली असाइनमेंट नहीं चलेगी। हाँ, वो उस दिन जब अपलोड होगी आप उस वाली को करिएगा। ओके। हर सेशन के लिए अलग अलग असाइनमेंट्स अपलोड तो ये स्टडी मटेरियल भी डिफरेंट होगा कि वो सेम होगा? वो सेम होगा। तो उसके लिए मुझे कहीं अप्लाई करना है कि अपने आप आ जाएगा? नहीं, अगर आप cpy@ignu.ac.in पे लिखेंगी तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। अच्छा, तो प्रिंटेड मटेरियल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा मतलब कि मुझे चाहिए? हाँ, प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है अगर आपने लिखा था तो आपको लॉकडाउन खुलने का वेट करना पड़ेगा। पोस्टल हेलो डॉक्टर अनुभा, ये कौन सी डिवीजन जो है वो डिस्पैच करती है? एमपीडीडी। हाँ, तो आप इनको बताइए कि वहीं पे मेल कर। आप या तो आप इग्नू में एमपीडीडी का मेल चेक कर लें। आप उसमें एमपीडीटी। सॉरी, क्या प्रॉब्लम है? तो स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। आप एक बार उसका मटेरियल डिस्पैच का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, और अभी तो लॉकडाउन की वजह से शायद डिस्पैच में प्रॉब्लम आ रही है। वही मैंने बताया। हाँ, तो अभी आप क्या कीजिए कि वेबसाइट पे ये जो मैंने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप यहीं से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अभी तो तैयारी कर लीजिए, फिर जैसे ही डिस्पैच प्रोसेस स्टार्ट। नहीं, डाउनलोड तो मैंने कर लिया है, पर मुझे मेरी आदत नहीं इस तरह पढ़ने की ना, तो मुझे प्रिंटेड में ही चाहिए। वो अभी आप देखिए ना, अभी सब कुछ बंद है तो कैसे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा? नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। हाँ, तो बस आप उसका ना स्टेटस चेक कर लीजिए आप वेबसाइट पे, एनरोलमेंट नंबर डाल के, तो आपको पता चलेगा कि डिस्पैच हो चुका है या नहीं। सेम इशू। ठीक है। Ma'am, I also have same issue. I didn't have received study material in the printed form, but I have paid for it. You will receive the study material. What you can do is you check the dispatch status of the study material from the IGNU website. Ma'am, I have checked, but is it showing that enrollment number not found? I am again checking, but this means the material has not been dispatched. So it will take some time. Yeah. मैम वन थिंग मोर, अगर कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप पे, उसको जो ग्रुप बना है, अगर उसको हम लोग उसको बोलते हैं तो उसमें कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। अगर पर्सनली भी अनामिका मैम को कॉल करो तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। तो इसके लिए हम लोग को किसके लिए करना पड़ेगा अगर वो हमारे कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा है तो? ये व्हाट्सएप ग्रुप के तो बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये या तो सीमा जी बता पाएंगी या अनुभा जी बता पाएंगी। एक्सक्यूज मी, अगर आपको मैम है इनकी एडमिन। हेलो। देखिए, अगर कोई भी डाउट है। हेलो। हाँ जी। यस मैम। आपको कोई भी डाउट है तो आप cpy@ignu.ac.in पे लिख सकती है, मेल करके।
ओके मैम। डॉक्टर सीमा या मैं या डॉक्टर बिप्लब उसको एड्रेस करेंगे। आपकी जो भी ओके क्वेरी मैम। है, उस जो भी क्वेरी है आप उस पे पोस्ट करिए मेल। मैम ठीक प्लीज है, रिपीट द थैंक यू। वेबसाइट। cpy Yes, cpy ma'am. cpy@ignu Yes, dot ma'am. cpy cpy@ignu.in. dot ac dot in dot ac. .ac.in. Yes. Okay, thank you so much, ma'am. It's okay. Thank you so much. मैम Dr. Seema, I CPY have a question on हेलो मैम, Patanjali Yoga. हाँ जी बोलिए। Ma'am, if I want to read more about it, आप कोई particular author की book recommend करोगे for Patanjali Yoga specifically? ओके, तो आपने पहले कभी पढ़ा है या फिर अभी जस्ट नहीं, फ्रेश? अभी मैंने सिर्फ इग्नू की बुक्स में ही पढ़ा है, nothing else. ओके, तो पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की ना, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है बिगिनर्स के लिए, छोटी सी एक Okay. बुक आती है, आप उसको लीजिए। उसमें हालांकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट के आई अमिनी की बुक या फिर हरिहर आरण्य की बुक लेंगे तो वो आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट है समझना। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, एक बार आप गीता गोरखपुर की बुक लेके सूत्रों को थोड़ा समझ लीजिए, उनका मीनिंग समझ लीजिए। फिर उसके बाद व्यास भाष्य कोई सी भी आप ले सकते हैं। आप बोल दीजिए कि व्यास कमेंट्री है जिसमें वो वाली चाहिए। Okay, ma'am. Thank you very much. मैम एक क्वेश्चन, ये जो धीरज के बारे में बोले, हेलो, हाँ जी, हेलो Ma'am, please, even I did not get the textbooks. प्लीज जो लोग बात नहीं कर रहे वो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। I had opted for it and I am not getting the textbooks. I have made it several times. हेलो मैडम, I am not getting the textbooks. हाँ जी, अभी टेक्स्ट बुक्स, हाँ जी। Yes, I am speaking from Bangalore and even I am an academic counselor itself, but not. But I'm not getting the अभी अभी textbooks. जैसे सुजाता जी ने बताया, डॉक्टर अनुभा ने बताया, क्योंकि अभी अभी पॉसिबल नहीं है ये जो भी है पोस्ट ऑफिस से जो भी डिस्पैच करते हैं, आई थिंक इस कारण हो सकता है कि ना पहुंची हो। एक बार ये खुल जाएगा तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, देन वो आपको स्टेटस बता सकते हैं। Then it is very difficult for us to write the assignment also. But I've written it. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपके पास सॉफ्ट कॉपी है? डू यू हैव द सॉफ्ट कॉपी? No, I'm not having it. Okay, give me your email address, I'll send it to you. See, Seema ji, direct her to the Vyas portal. Madam, you can access the Vyas portal and you can get all the materials from the portal itself. I have given the... I received a mail that even in portal it is not there. No, the material is there. Even the books are given with the cover pages. You check it out. If otherwise, Material I is can show it. I can already. show it to you. Just a second. I can show it to you where how you can access the material on the website. Okay. Let me show it to you. नहीं, I had given नहीं a तो आप demonstration earlier. E-ज्ञान कोश पर भी है, you can download it from E-ज्ञान कोश. ई ज्ञान कोश पर भी है। Wait. There is no need for you to take so much of trouble. I'm giving a presentation. You can see how you can make use of this. This has been prepared just for the benefit of the students only, ना कि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो और वो एक ही जगह पर बिना परेशानी के सारी चीजें देख सके। So let me show it to you if it could be of use to you. Okay, fine. Yeah. मैम ये बोल रहे थे See, this is the website. This is the website. You will be accessing it from the address that I have shared with you in the chat box. So when you आप go चैट to बॉक्स में learning, देखिए। when you go to SLM, the SLM, when you click here, you will get all the study materials. Self-learning materials are provided here. You can download the material from here. Okay. You see. Yeah. Okay. जो वीरेन संगीता के बारे में बोले, Thank you, ma'am. Yeah, see, the blocks are there. The blocks are there. You can click here. The link is there. When you click on this link, the material will open up. Fine. Okay, fine. Thank you. Yeah, ma'am. Thank you. Yeah. And there are various videos also here. When you click on learning resources, web resources are there.
वीडियो रिसोर्सेज आते हैं। तो वीडियो रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज हैं वो ये जो वीडियोस जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यहाँ पर डाले जाएंगे आपके बेनिफिट के लिए। एंड देन इन द असाइनमेंट सेक्शंस यू हैव द असाइनमेंट्स हियर। Yeah. Okay, thank you. So you can make use of these this website. Thank you. So I'll stop Thank you, sharing. ma'am. Yeah. Any other question? हेलो मैम। हाँ जी। मैम डॉक्टर विप्लव सर कल बोल रहे थे ना कि कल की भी क्लास है, तो सैटरडे भी कोई क्लास है क्या? सैटरडे एंड मंडे? हाँ जी, हाँ जी, कल भी सेम टाइम पे क्लास है तो कल सैटरडे का को। टॉपिक क्या है उसकी? मेरे को ईमेल नहीं आई है। बेसिकली आज की और कल की तो थी, बट टुमारो एंड लाइक ऑन द मंडे आई डिडंट गेट एनी। मैम कल मेरे का पास टॉपिक भी शायद एंडोक्राइन सिस्टम है। हाँ जी। मैम मेरे पास भी कल और परसों की कोई email नहीं आई है क्लास। Ma'am, same thing happened with me also. I didn't receive any email today for today's class. और जो कल हुई थी उसकी भी नहीं आई थी मैम, मेरे पास सिर्फ आज की थी, तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें। यस मैम, सेम प्रॉब्लम है। कल की मुझे नहीं आई है और इसके बाद की भी मुझे नहीं आई, बस आज की मेल थी मेरे पास। यस। भेजी तो सभी को भेजी में भी कुछ प्रॉब्लम हुई मेल होगी। तो सभी को भेजी गई है। आप लोग ये जनवरी 20 के बैच के हैं या लास्ट ईयर के बैच के हैं? लास्ट ईयर मैम, लास्ट ईयर। मैम लास्ट ईयर। हाँ, मैम सभी को जनवरी भेजी 20। गई है। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर आपके ईमेल आईडी में जो हमारे पास ईमेल आईडी है उसमें अगर Yes. कोई एरर हो तो कुछ आईडीज की मेल वापस आई है, काफी कुछ आईडीज की मेल वापस आई है। तो आप एक ना सीपीवाई पे एक मेल कर दीजिए ताकि हम आपका अपडेटेड ईमेल आईडी Like अपने उसमें for इसमें today अपडेट and कर लें। yesterday I got email, but for the tomorrow and for the Monday I didn't get any mail. यस मैम, बिकॉज वो मेल अगर नहीं होता तो आज की भी अभी राइट सी Ma'am, for yesterday I got email, but for today's class I didn't received any email. okay, there might be some technical issue then, but we have sent mails to everybody. Ma'am, may you resend the invites for Saturday and Monday once again to everybody? There is no class scheduled for Monday as of now. Okay. So for tomorrow's class, we will send you the mail again. Perfect, ma'am. Thank you. Okay. So it's a same link, ma'am, or maybe the different link? It will be this different link. A different link. Okay. So so it should be like we got the email, right? Sorry. No. So email आना जरूरी है ना? मतलब अगर if the link is different, right? Yeah. We will be sending you the mail. Okay. Thank you. Ma'am, one more query. हेलो मैम। Mhm. हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। Yes, ma'am. 2020 में हाँ जनवरी जी। में एडमिशन लिया था, जी। तो मेरे कब एग्जाम हुए? एग्जाम तो अभी आपको ईमेल मिली होगी ना, पोस्ट वेबसाइट भी देखते रहिए। अभी पोस्टपोन हो गया है और अभी जो भी फर्दर ऑर्डर्स हैं जो डेट के लिए, नेक्स्ट डेट के लिए आए हैं, स्टिल फर्दर ऑर्डर्स अभी पोस्टपोन हो गया है। मैम मेरी एक क्वेरी है कि जैसे मैम प्रैक्टिकल क्लास क्या ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब काफी दूर रहते हैं, हमारा अप डाउन करना भी बहुत मुश्किल होता है वहां से। देखिए मैं नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश। सॉरी, और प्रैक्टिकल क्लास आपकी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। वैसे विप्लव सर ने कल की क्लास के में भी बताया था कि अप्रूवल के लिए सर ने दिया हुआ है। लॉकडाउन के केस में आपकी प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन हो जाएगी अगर अप्रूवल मिल गया तो। मैम एक्चुअल में परमिशन अप्रूवल पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप परमिशन मांगी गई है। मैम एक्चुअल में मैंने जो सेंटर चूज किया था मैम, वो 2 सेंटर आ रहे थे मेरे करीब में। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर से हूँ, तो मैम एक दिल्ली और एक लखनऊ। मेरे यूपी में लखनऊ आता है, लेकिन काफी दूर है यहाँ से, 4-5 घंटे का रास्ता है यहाँ से अगर मैं जाऊँ भी तो। नहीं, देखिए अगर आपको प्रैक्टिकल क्लास इन पर्सन अटेंड करना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी आप उसमें अच्छे से सीख पाएंगे।
Yes, ma'am, I want to attend, but it's very difficult प्रैक्टिकल for me नॉलेज, हाँ तो जैसे prepare. भी होगी आप देखिए, इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्सपर्ट की देखरेख में इसको सीखना चाहिए, तो इसलिए Yes, वो तो ma'am. बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अटेंड कीजिए। बाकी देखते हैं Yes, अभी, ma'am. क्योंकि लॉकडाउन के I चक्कर में will हो सकता है try. अभी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल मांगा है, अगर हुआ तो ऑनलाइन होगी, अदरवाइज तो आप यही सोच के चलिए कि आपको आना ही पड़ेगा उसके लिए, फिजिकली Yes, प्रेजेंट ma'am. होना I will मैम जरूरी है। try my जी best. प्रैक्टिकल भी प्रॉपर तरीके से नहीं सीखेंगे तो फिर ठीक भी तो नहीं जाएगा ना मैम। हाँ राइट, नहीं तो Yes, फिर ma'am. योग It's कोर्स very करने का आपका important. क्या फायदा हुआ? Practical ये class is बहुत very इम्पोर्टेंट important. है। That's why. बिल्कुल उसमें सिर्फ आप थ्योरी तो नहीं समाधि के करना लिए ना तो कि नहीं कर रहे प्रैक्टिकल। हैं, समाधि के लिए तो आपने ये कोर्स नहीं किया ना, जिसके बिल्कुल लिए किया मैम, उसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिकल जब तक सामने से नहीं होगा तो फिर वो समझ भी नहीं आएगा। ऑनलाइन अब वो थ्योरी थोड़ी राइट, ना है कि सुन लेंगे और पढ़ लिया हाँ जान गए। थ्योरी चल सकती है, बट प्रैक्टिकल के लिए आपको क्लास में ही करें तो बेटर रहेगा। जी मैम, जी मैम। हाँ 16 जी, तारीख को किस विषय में पढ़ाई होगा, वो चैप्टर पढ़ाई होगा? कल आई थिंक एंडोक्राइन सिस्टम है डॉक्टर अनुभा, न्यूरो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हाँ एंड नर्वस सिस्टम, वही न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दे विल बी टॉट टुमारो। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। मैंने जनवरी में एक भी क्लास नहीं ली है, तो अटेंडेंस कैसे होंगी मेरी पूरी? आपने जनवरी में एडमिशन लिया है? हेलो, हाँ हेलो, 2020 जनवरी में एडमिशन लिया था। हाँ तो आपकी अभी अटेंडेंस कैसे लगेगी, क्योंकि अभी तो हमने क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की। वो जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई, जब होंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद ही क्लास लगेगी ना? हाँ, अगर मतलब आपको फिजिकली जो भी अटेंड करनी है क्लास और जहाँ पे भी होगी तो वो लॉकडाउन के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, अभी तो नहीं। ये लगेंगी कहाँ पर मैम? ये आपने जो सेंटर सिलेक्ट किया होगा उसके आसपास जहाँ भी लर्निंग रिसोर्स सेंटर होगा वहीं पे वो आपके रीजनल सेंटर्स जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। हाँ थैंक यू। आई थिंक हो गए सब, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? we can finish the meeting. हाँ, we can finish it. Okay then. Thank you very much, ma'am. It was really informative. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.